आगाज़ करता हूँ उस नाम से जो मेहरबानी की पहली सांस और रहमत की आखिरी पनाह है। जी आपका शुक्रिया। पिछली नशिस्त में हमने जो है वो उर्दू अदब के ऊपर जो 9 बादियाती असरात मुरतब हुए उसके बारे में देखा, जो जो चीज़ें वो लेकर आए उसके बारे में हमने समझा, हमने नावल को देखा और कुछ अफसाने को समझने की कोशिश की। खैर अफसाने का आगाज़ कहाँ से हुआ, असल में वो बीच में रह गया, वो काफ़ी लंबा चैप्टर था तो कुछ अशार भी शामिल करने थे क्योंकि 1857 यानी 1815 तक का मामला जो है कंपनी ने जो है वो अपनी सारी तवज्जो जो है हुकूमत को डेवलप करने में यानी फ़ौजी ताकत के ऊपर लगाई और जो भी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे थे उसकी रद्दोबदल के ऊपर लगाया और अपना जो मालिया या टैक्स था उसको सीधा करने के ऊपर लगाया। यानी कि उन वक्तों में यानी 1757 से लेकर 1857 तक उन्होंने बड़े सगीर पर वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी। सारा ही काम तजर्बाती हो रहा था। उन्हें एक हम बात करते हैं फितरी अमल को बिल्कुल दूर कर दिया गया और बाकी मामलात को जो है वो चलाने की बजाय इसलिए हमारी रेल का निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, हमारा जितना भी कानून बनाया उन्होंने, हम जितने भी ज़राए इस्तेमाल किए यहाँ पर हमारे ऊपर वो सनत लेकर आए। ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मुज़ाहमत आई उसके बाद उन्होंने सोचा यार ये तो ख़राबी पैदा हो जाएगी, इनके अंदर तो बहुत जोश और वलवला आ गया है। और फिर खूबसूरती ये थी कि तमाम मज़ाहब के यानी तमाम कौमें और तमाम मज़ाहब जो थे वो मुश्तरका तौर पर मिलकर जो है उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी का जो है वो मतलब है कि सारा सिनेरियो पैदा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा झटका था बरतानवी राज के लिए। तो इसी तनाजुर में 1857 ने जो है एक नए बाब का आगाज़ कर दिया। फिर उन्होंने तलीमी पॉलिसियाँ बनाई, फिर उन्होंने ताज़ीरात हिंद को डेवलप किया, फिर उन्होंने सज़ाएँ दी बहुत ज़्यादा। यानी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 1857 से पहले का मामला बरतानवी राज और 1857 के बाद का ये बहुत मुख्तलिफ है। मसलन एक डिग्बी साहब है वो कहते हैं कि एक अरब पाउंड जो है ये 1757 से लेकर 1815 तक बरतानिया में जा चुका था और तब इन्होंने अपनी पहली सनत 1815 के बाद बरतानिया में कपड़े बनाने की लगाई थी। यानी इधर से हमारे अलूम को इकट्ठा किया और वहाँ ले जाकर सनती आगाज़ यानी जो कहते हैं उनका इनकलाब बर्पा हो गया, सनती इनकलाब वो लेकर आ गए। ये एक बड़ा अजीब मामला था। खैर मैं अब वापस आता हूँ मसफ़ी की तरफ क्योंकि वो हाली साहब ने मसफ़ी पर वार किया कि हम अब बस इक़्तिदा मसफ़ी अमीर को छोड़ो, अब नई दुनिया जन्म ले रही है। देखिए इस शेर को जो है वो जो जदीद और नए शायरी वाले लोग हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं कि जनाब क्योंकि अब नई आने वाली चीज़ों को जो खैर मकदम किया जाए और पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, यानी रवायात को तोड़ दिया जाए। और ये बिल्कुल ऐसा ही था कि जो अंग्रेज़ हम पर ये जवाब पेश कर रहे थे पूरी दुनिया के सामने कि जनाब आप अपनी जो तारीख़ है आपकी है ही नहीं है, यानी हिंदुस्तान की कोई तारीख़ ही नहीं, दिखाएं कहाँ पर है। तो ये हमारे पढ़े लिखे जो एकेडेमिया के लोग थे जो इल्म का वो तनाजुर लेकर आए थे, हालांकि इल्म ये नहीं है जो वो लेकर आए हैं। अभी भी ये फलसफे वाले भी ये मानते हैं कि किसने ये तय किया कि ये इल्म वही है जो या हकीकत सिर्फ यही है, इसके अलावा भी जो हकायक मौजूद है। तो खैर हाली साहब की जो शेर था उसके उनके मैं पढ़ना चाहूँगा। हिंदुस्तान की दौलत हशमत जो कुछ के थी, हिंदुस्तान की दौलत हशमत जो कुछ के थी, जालम फरंगियों ने बतदबीर खींच ली। तो ये उनको एक मज़ाहमत दे रहे थे मसफ़ी साहब और आओ पैरवी मगरबी करें, अब वो वक्त होने वाला है। तो इनके खिलाफ वो शेर लिखा और ये मज़ाहमत थी इनकी। और शोरा को पकड़कर 1857 में शोरा ने बेतहाशा जो है अपने वतन के लिए लिखा। इन्होंने सरेआम फांसियाँ दी उनको पकड़ कर, यानी जो भी लिखता था इतना ज़्यादा घुटन पैदा कर दी कि आप हम उस तसव्वुर कर सकते हैं जो अब घुटन है इससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने घुटन पैदा कर दिया। आपके वालिद को बच्चे के सामने, यानी इतना ये इंसानियत का जो है वो एक डुगडुगी बजाते हैं हमारे सामने कि ये इंसानियत उनके बच्चों और बीवी के सामने मतलब उनको दी जाती थी फांसी कि ये देखें इन्होंने गदर इस्तेमाल करते थे, गदर किया, बगावत की है, उसका नतीजा ये निकलेगा। मसला इसमें जनाब शाह जफ़र साहब हैं हमारे मसफ़ी हैं, ये अलामा साहब का शेर सुनिए। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़क़्त मुर्दाने हुर की आँख है बीना, बदन गुलाम का सोज़े अमल से है महरूम के मरवुर गुलामों के रोज़ो शब पर हराम।
तो बिस्मिल अजीम आबादी साहब मैं आपके सामने हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ना अगले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो फरियाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा, जफा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। ये राम प्रसाद बिस्मिल साहब हैं, इनको जनाब ये शहीद कर दिया गया बाकायदा, इस तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ, फांसी दी गई सरेआम कि आप अपना लिखना बंद करें। लेकिन और इतना ज़्यादा हम में तवानाई थी हमारे लोगों में, हमारे ख़ास तौर पर अदीबों में, कि वो बाज नहीं आए। उनको पता था कि लिखने के बाद मेरे साथ क्या होना है। उन्होंने लिखकर उसको छपवाया भी, बाकायदा बांटी इसकी कापियाँ। तो खैर ये एक हमारे सामने शोरा ने जो बहुत बड़ी मुज़ाहमत दी, मैंने वो भी इसको शामिल किया है बीच में। इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा खान साहब हैं, इशफाकुल्ला खान साहब हैं। अब हाल ही कहते हैं कैसर के घराने पे रहे साया यज़दा, कैसर के घराने पे रहे साया यज़दा और हिंद की नस्लों पर रहे साया कैसर। यानी ये वो जो है, ये मरऊब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप अशार से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा है कि मैं मज़ाहमत ढूंढ रहा हूँ और ये सारा कुछ उन पर थोप देना भी मुनासिब नहीं है कि जनाब उनकी वजह से ही होगा। कुछ जाहिर सी बात है, हमारे अंदर भी चीज़ें मौजूद है कि रद्द इस्तेमाल को हम उस तरीके से समझ नहीं सके जिस तरीके से समझना चाहिए था। और जो लीड कर रहे थे लोग, क्योंकि रोमानवी तहरीक चल रही थी, पूरा रूसू से लेकर आगे तक का मामला आप खूब समझते हैं, उसमें पूरी दुनिया में ये तनाजुर पेश किया जा रहा था। तो सर सैयद ने जो है वो रोमानवियत को बाकायदा इसका गला घोंटा और मारूजियत लेकर आए। खैर ये एक बड़ा इसमें चीज़ें हैं। शिवलाल बिस्मिल है, हसरत अकबर अल-आबादी है, प्रताप चंद आज़ाद साहब हैं। ये वो मुज़ाहमत की आवाज़ें हैं जो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। खैर अल्लामा साहब के शेर जब ये पढ़कर वापस आए, मेरे ख्याल में सज्जाद भाई भी बैठे हैं, और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम, और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम एक साजिश है फ़कत दीनो मुरव्वत के ख़िलाफ़। ये इनका शेर है, बड़ा जानदार शेर है। ये पढ़ने के बाद इन्होंने तालीम के बारे में, जैसे फ़लसफ़े के स्टूडेंट हैं आपको पता ही है, इन्होंने पूरी दुनिया में जाकर देखा, लोगों को, मुख्तलिफ लोगों के साथ मामला हुए, इनका इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद के ये अशार हैं। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, यानी कि तालीम हासिल करेंगे तो फरागत आ जाएगी, हम वो मकाम पा लेंगे, हम अफसर बन जाएंगे और कब्ज़ा करेंगे। क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की मुज़ाहमत ये अल्लामा साहब दे रहे हैं। मैं एक रेडियो में अल्लामा साहब ने तकरीर फरमाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया पर नज़र डालो तो मालूम होगा कि इस दुनिया के हर गोशे में, चाहे वो फ़लस्तीन हो, हस्पानिया हो, चीन, एक क़यामत बरपा है। लाखों इंसान बेदर्दी से मौत के घाट में उतारे जा रहे हैं। साइंस के तबाहकुन आलात से तमद्दन इंसानी के अजीम शान आसार को मादूम किया जा रहा है। और जो हुकूमतें फ़िलहाल आगो खून के इस तमाशे में अमलन शरीक नहीं हैं, वो इक़्तिसादी मैदानों में खून का आखिरी कतरा तक चूस रही हैं। तो ये हम समझते हैं ठीक है, उन पर असरात थे, उन्होंने लिखा भी, मेरे पास वो मौजूद भी है, इनका जो मलका विक्टोरिया के हक़ में जिन्होंने पहले लिखा था, शुरू में उन्होंने लिखा, मैं वो भी आपके सामने गोशगुजार करूँगा। आपने शायद सुना नहीं है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिन्होंने सुना है तो उनके लिए फिर याद दहानी हो जाएगी। आई इधर निशात उधर गम भी आ गया, आई इधर निशात उधर गम भी आ गया, कल ईद थी तो आज मुहर्रम भी आ गया। कहते हैं आज ईद होती है हुआ करे, कहते हैं आज ईद होती है हुआ करे, इस ईद से तो मौत ही आए खुदा करे। ये विक्टोरिया की शान में लिख रहे हैं अल्लामा साहब। हिलता था जिससे अर्श पे रोना उसी का, जीनत थी जिससे तुझको जनाजा उसी का। ये काफ़ी लंबा है, मैंने उसमें से चंद टुकड़े लिए हैं कि ये उनका दौर था जब वो मरऊब हुए थे, या ये समझ लें कि उनके ज़ेरे असर थे, फिर उससे निकले बाहर। वो जाहिर सी बात, ये बदलाव आता है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जनाब वो शुरू से देवता पैदा हुए और एंड तक देवता ही रहेंगे, या वो शुरू से वो जो नाबगा हैं और एंड तक वो नाबगा रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मदारज इर्तिका आते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर तब्दीलियाँ भी रूनुमा होती हैं, हम सीख भी उससे हासिल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था आपके सामने रखना कि वही हैं जिन्होंने ये, मैं दोनों तनाजुर आपके सामने रखे। ये उनकी पहली ज़िंदगी का हिस्सा था। बाद में उन्होंने जो रेडियो पर तकरीर की थी, ये 1938 की 1 जनवरी 1938 वाले दिन उन्होंने ये तकरीर की थी, जो हमने आपके सामने रखी है। खैर, उर्दू और किस्सा कहानी के ऊपर आते हैं। ये एक बड़ा जो हमारे सामने तनाजुर मौजूद है,
कि जनाब ये कह देना कि नावल भी उधर से आया है, अफसाना भी उधर से आया है और चीज़ें भी उधर से आई हैं, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब है ये कहना। हमारी एक बहुत लंबी चौड़ी तारीख है, यानी कि 1000 साल, 1000 कबल मसीह पहले जो है ये जनाब ऋग्वेद जो है तरतीब दी गई, और इसके बाद अपनिषद है 800 कबल मसीह, महाभारत है 400 कबल मसीह। जो महाभारत हम देखते हैं ये कल की बात लगती है, यानी कि ये क्लोज लगती है हमें कि यार ये करीब करीब है। और एक प्राण जातिक जो 300 कबल मसीह है, और पंचतंत्र जो है ये 200 कबल मसीह है, और हतुपेश जो है ये इन किताबों का जो मजमुआ है इसमें बेशुमार अफसानवी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें बाकायदा एक चीज़ की ओपनिंग होती है, वो फिर मसाइल इकट्ठे होते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर वो सॉल्व होते हैं, और फिर जनाब उसका नतीजा निकल आता है। ठीक है, लेकिन इसकी शेप बाकायदा अफसानवी नहीं थी, लेकिन उसमें सारे जो टेक्सचर हैं वो सारे के सारे इस तरह के हैं। तो ये बहस करना कि जनाब ये सिर्फ महज उधर से ही आया, ये सिंफ ही उधर की है, ये ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत से शवाहद मौजूद हैं। पंचतंत्र का जो है इसका बड़ा सबूत, इससे बड़ा और सबूत नहीं है। खैर ये डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब की तहकीक है, जिनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। फिर प्रेमचंद कहते हैं कि ये जो अपनिषद और महाभारत है, इसके असरार और रूहानी समझने में हमें बड़ी सीख मिलती है। तो मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि अफसाना जो है हम समझते हैं कि सिर्फ ये मोहब्बत और रोमान और ये ही है, उसमें औरत होगी, मर्द होगा और उनके मामलात होंगे, ऐसा नहीं है। मैं वाज़ेह कर दूं कि ये हिकमत से शुरू होती है और हिकमत पर ही ख़त्म होती है। तो कहानी का जो बिल्कुल उसके अंदर जो बीज हैं वो हिकमत के हैं, विज़डम है, वो वाला इल्म है जो गोरे ने हमें थमाया, वो वाला इल्म नहीं है। इसमें हिकमत है, जिसमें हम इंटेलिजेंस कहते हैं कि यार जब ये स्ट्रीट इंटेलिजेंस है, जो हमें फट्टों पर बैठकर मिलती है, जो हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बाद मिलती है, हम इंटरेक्शन के बाद मिलती है। खैर कहानी यहाँ से सारा मामला शुरू होता है। तो ये कहना कि जनाब अफसाना जो है वो नावल की तरह वहाँ से है, ये ऐसा नहीं है। हमारी अपनी एक अंदाज़ है लिखने का, और इसके पीछे पूरी एक तारीख पड़ी है। और आप देख लें, यही वजह है कि हमारे जब इस पर बिल्कुल एक सुनहरी दौर आया है, तो वो जो अफसाने का एक वजूद है बिल्कुल पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है, हमारी शनाख्त भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, उस पर यह है कि हमारी जुड़त जो है मज़हबुल अरवा के साथ है, मज़हब के साथ है। ये हमारा जो सारा मामला जुड़ा है मज़हब के साथ जुड़ा है। यही वजह है कि प्रेम, प्यार और प्रीत वहीं से निकल के आ रहा है। जो हम वहदतुल वजूद का जो आप नज़रिया लेते हैं, आप यहाँ के जितने भी फ़नून देख लें, आप यहाँ की मूर्तियाँ देख लें, आप यहाँ के जितने भी यानी कि जो आर्टिस्टिक काम हैं, उन सब में आपको प्रेम नज़र आएगा। और दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मशरक़ में ये वाला जो पोर्शन है प्रेम का, और इसके अंदाज और इसके तरीक़ेकार वो आपको नज़र आएंगे। और खजुराहो के मंदिर आप देख सकते हैं, वहाँ पर तो बाकायदा जो भी आप जिक्र कर रहे थे जनाब के जिनसी अवामल किस तरह होने चाहिए, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बाकायदा तस्वीरी इश्काल में मंदिर के ऊपर वो बनाई हुई हैं चीज़ें, ताकि जो भी गुजर के आए उसका एक तनाजुर अलग भी है। खैर ये लंबी बातें हैं। हमारे पास लोक दास्तानें हैं, चुगलखोर के नाम से आपने देखा होगा, वो बिल्कुल जदीद एक जो है वो है एक कहानी नुमा चीज़ है। इस तरह की लोक दास्तानें हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारा वतन ये कहना कि अफसाने से खाली था, ऐसा नहीं है। और जो इश्क है हमने इसको बना दिया ये ख़ास चीज़ है, ये ख़ास है, लेकिन हर एक के अंदर मौजूद है। इसको दोबारा मतलब रिवील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बुद्ध मत वाले और जो हमारा यहाँ पर निज़ाम पाया जाता है वहदतुल वजूद को जो मानते हैं, फ़ुकरा हज़रात हैं, सूफ़ीज़म है, वो ज़्यादा प्रमोट इसीलिए हो रहा है कि वो जनाब सबको कबूल कर रहे हैं, सबको कबूल कर रहे हैं। अफसाना भी यही काम कर रहा है कि जो इंसान के अर्जी मसाइल है उसके ऊपर बात करता है, यानी कि आसमान की बात नहीं करेगा, ये आसमान वालों की बात नहीं करेगा, बल्कि उनसे आसमान से आप देखें जितने भी शोरा हैं, जितने भी अदीब हैं, वो आसमान से हमेशा उनका गिला रहता है कि वहाँ से मुसीबतें उतरती हैं। खैर मैं वो मजहबी बात नहीं कर रहा, ये अदबी बात है कि ये आसमान जो है हमें मुसीबतें जो है वो अनायत करता है। इसके ऊपर जाकर क्या होगा किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन कहानी या अदब और कहानी अर्जी मसाइल के ऊपर बात करते हैं, मजहबी मसाइल के ऊपर नहीं।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो रवायत है उसके अंदर तहजीबी, इक़दारी, इखलाकी, समाजी और इमरानी नकूश बदर्जा उत्तम ज़्यादा मौजूद हैं, जो बाकी उस वक्त की जो दास्तानें और कहानियाँ या उस वक्त के ड्रामे जो थे वो मौजूद थे। तो ये इसमें क्या था, हमारी दास्तान में क्या था, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी जुरत बहुत ज़्यादा थी, हम हैवानों के साथ, नबात के साथ, यानी दरख्त हमें इतने अजीज थे कि आप देखें कि वो बरगद के दरख्त के गिर्द वो हाला बनाकर बैठते हैं, और अब उसकी पता चल रहा है यार इसके नीचे बैठना कितना ज़्यादा आपको पूरी हवा जो है बहुत सुथरी मिलती है, उसके अंदर ठंडक बहुत ज़्यादा मिलती है, जो जिसको हम बोर्ड का दरख्त कहते हैं। और उसकी जो हकीम हजरात हैं और बाकी लोग भी हैं वो इससे वाकिफ़ हैं कि ये कितना कीमती है। तो यही वजह है कि हवान को, नबात को, परिंदे, जमात, चरिंद, जिन, परी, इनका बाकायदा वजूद है और इनका असर है। ये सिंबॉलिक तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा था और इसको रद्द किया आकर ना गोरे ने इसको कहा कि जनाब आप ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ये परियों वाली बातें, ये वो वाली बातें। जिस तरह शाह कह रहे हैं दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, अगर ऐसा है तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो दिलों का इत्मीनान क्या है वो उसमें है। तो खैर मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इंसान के इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं वो उसके साथ कितनी एसोसिएशन है हम लोगों की। तो ये मेरे ख्याल में उनकी नहीं होगी। फरिश्तों को मानते थे यहाँ पर लोग किसी और शेप में, हिंदू जो है फरिश्तों को मान रहे हैं, शयातीन उनके नाम अलग रखे हुए उन्होंने, देवता है, देवमाला है, और फिर उसके अलावा सुर, असुर, यानी नेकी और बदी का जो तसव्वुर बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर। वो जो अखलाकियात की बात कर रहे थे वो तो बहुत 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 दूर की बात है। तो हम जब वो अखलाकियात की बात कर रहे हैं तो हम तो इतने हज़ार साल पहले वो काम कर रहे हैं, हम शहरी ज़िंदगी जी रहे हैं बाकायदा। जो आपको नज़र आती है वादिय सिंध की जितनी भी तहजीब आपको समझ आती है वो इस मिस्मेरिया के ऊपर जो है मिस्री तहजीब के असर मौजूद है। और फिर मनो महाराज, ये एक बड़ा कीमती, जिस तरह फ़िरौन होते हैं ना, यहाँ पर हमारे जो हिंदू तहजीब में मनु कहते हैं उसको बाकायदा, मन। तो ये मनु समृति और प्राण, इनके अंदर बाकायदा जो है वो ये जो मैंने पहले ली हैं चीज़ें, तहजीबी, इक़दारी, इखलाकी, समाजी और इनके नकूश, और इनके अंदर इंसानियत के जद, यानी इंसानियत के जद मौजूद है। और ये मनो महाराज के अंदर ये है कि एक जनाब बहुत बड़ा तूफ़ान आया, यानी पानी आया, और मछली के रूप में जनाब शिव ने जनाब उतार लिया, और वो जो नकूश मिलते हैं वो बाकायदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान आया उसकी तरफ इशारा करते हैं। जी बिल्कुल वही है। तो इसमें जनाब इनके जो आश्रम किस तरह के होंगे, इनका समाजी तबकात, ये बिल्कुल एक ये ग्रे एरिया है उनका ना, जो उन्होंने तबकात बना दिए, सिर्फ ये लोग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात ये चलन था, चलते चलते वो आगे बिगाड़ का शिकार भी हो गया। अब ये कहना कि वो बिल्कुल दुरुस्त था ये नामुनासिब है, और ये भी कहना कि बरतानवी राज बड़ा ज़बरदस्त था ये भी नामुनासिब है। उसमें भी सुकम मौजूद है और उसमें भी सुकम मौजूद है। और ये कह देना कि हमारी तारीख मौजूद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुल्म था हमारे साथ। खैर उसमें औरतों के हकूक़, करम, पुन, सज़ा, मज़हब और ज़िंदगी के जो चीदा असूल थे जो हमें अभी भी नज़र आते हैं, जो हमारे वर्तूम है, ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, हमने किस तरह खाना है, पीना, लिबास पहनना है, मिलना किस तरह है लोगों के साथ, हमने बातचीत किस तरह करनी है, हमने अपने फंक्शंस किस तरह कराने हैं, हमने जनाब जब कोई मामला बनता है हमने वो सिस्टम को किस तरह ऑन करना है। यानी ये पंचायत सिस्टम आप देख रहे हैं ये बहुत शानदार है, इससे पहले ये मौजूद नहीं था। आप देखते हैं अभी भी आप देखते हैं कि पंचायत में अगर आप बात लेकर जाते हैं तो वो जो माशरती तौर पर जो है इमरानी तौर पर बहुत शानदार बैठ जाती है। चीज़ा है कि आप अदालत में लेकर जाएँ, थाने में लेकर जाएँ, और बैठकर जो बातचीत हो जाती है उसमें वाज़ेह हो जाता है कि ये जुर्म करने वाला है और इसके साथ ज्यादती हो रही है, बाकायदा आप कर सकते हो, उसके हिसाब से फैसला हो सकता है। वो तो बाद की चीज़ें हैं ना, मतलब हमने पंचायत को भी इस तरह कर दिया, उसमें भी सियासत को शामिल कर दिया। खैर ये इससे मैं निकलता हूँ, बचता हूँ, इससे मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपके सामने ये पेश किया कि जनाब ये कहाँ से अफसाना निकल कर आया, उर्दू सीधी किस तरह हुई। उर्दू के ऊपर जो है ना ये मकफ़ा और मसज्जा के इल्ज़ामात भी हैं और तसन्नो और जनाब तकल्लुफ़ के साथ बातचीत होती थी। गालिब ने बड़ा जो है कीमती किरदार अदा किया, सरमाया बना दिया उर्दू को। उन्होंने जो खतूत लिखे ना उसमें इन तमाम चीज़ों को फारिग कर दिया, यानी कि वो वज़न में लिख रहे हैं शेर भी, यानी एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ ज़रूर ही लिखना है, यानी असर के साथ बाअसर लिखना है, यानी ये ज़रूरी है कि असर के साथ बाअसर।
तो वे इन्होंने ख़त्म किया है चीज़ों को। डायरेक्ट बात इस तरह लग रहा था जैसे वो आमने सामने की बातचीत हो रही है। तो अफसाने में जो अहम किरदार अदा किया गालिब के खतूत ने भी किया। तो यहाँ पर फिर जो है सर सैयद अहमद ख़ान की तहज़ीबुल अखलाक, जहाँ पर उनकी हम ये देख रहे हैं कि खामियां भी नज़र आ रही हैं, उनकी अच्छाइयाँ भी हैं। तहज़ीबुल अखलाक ने जो है वो एक मरूज़ी रवैया दिया, हमें लिखने का अंदाज़ दिया। और कहा जाता है कि जनाब इनका अफसाना नहीं, खैर वो मज़मून है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुज़रा हुआ ज़माना जो है वो हमारा पहला अफसानवी शक्ल थी। लेकिन इससे पीछे की बात भी करते हैं लोग कि बागो बहार में अफसानवी मजमूए मौजूद हैं। फसाना अजाब जो पहली मरतबा नाम रखा गया उसके अंदर जो है इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, बदरजा उत्तम ज़्यादा वहाँ पर मिलती हैं। तो खैर ये लोगों का ख्याल है जो मैं आपके सामने, क्योंकि मेरी रिसर्च का था मामला, तो मैंने जितने भी ख्याल थे उनको इकट्ठा करके जो है वो बनाया। खैर फिर तराजुम से जब हम 1901 में आते हैं तो तराजुम से आगाज़ होता है अफसाने का बाकायदा। तो शक्ल बाकायदा उस तरह नहीं बनती है। वो तर्जमे जब आप पढ़ेंगे आप लगेंगे यार ये मेरे साथ बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये बस एक कहानी है जो बताई जा रही है। तो फिर उसको तबाज़ात की शक्ल दी गई। फिर काफ़ी देर तक ये मामला चलता रहा, लोग छिपा कर लिखते रहे। खैर ये इसमें रूसी, अमेरिकी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी यानी बरतानवी उनके तराजम उन्होंने गोरों ने करवाया कि देखें हमारा अदीब किस तरह का है। क्योंकि वहाँ पर चलन था लोगों को जांचने की बजाय ये दुनिया पूरी में चलन था कि जनाब अदीबों को जांचा जाए। तो इसी तनाजुर में ये अपनी वो तमाम अलूम को पकड़ कर यहाँ पर लाकर लागू किया। और फिर तराजुम कराने के उन्होंने पैसे भी दिए कि आप तर्जमे करेंगे। जिस तरह के हैमलेट का तर्जमा मेरे ख्याल में पहला हुआ उर्दू में, फिर शेक्सपियर तक ये चीज़ें आती चली गई, उनके तराजुम हुए। फिर हम उनकी तर्ज ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया और बाकायदा लिखवाना शुरू किया कि आप जोर दे के लिखें कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो किस तरह रह रहे थे। बाकायदा अक्सबंदी की जाए कि वो कोट पहने हुए हैं जनाब, पूरा मंजर कशी की जाए उस तरह की, ताकि नज़र आए कि अंग्रेज़ी जो है वो सकाफत किस तरह की है। खैर जी ये तराजुम हुए, लेकिन इसमें एक चीज़ हुई। उस वक्त हिंदुस्तानी जो फ़ाल तहरीकें थी जो इस्लाह के नाम पर, जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान साहब की थी, और कौमी तहरीकें बड़ी जोश के साथ चल रही थी। और मज़े की बात है कि मुझे अफसाने पढ़ते हुए इन तहरीकों का असर अफसानों पर नज़र नहीं आया। ये बड़ा खुशाइंद है मामला कि हमारे दीबों ने इस असर को कबूल नहीं किया। यानी ये रुमानवी से निकल कर ये तरक्की पसंद में गया, हकीकत पसंद, और वो एक ही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क है उनके नज़रिए का थोड़ा सा। तो वो जितने भी हमें अफसाना नगार मिलते हैं जिन्होंने असर छोड़ा है बाकायदा, मैंने बाकी तो नहीं देखा उतने, क्योंकि 237 हज़रात थे, मैंने को 51 को बहुत अच्छे तरीके से देखा है जिन्होंने मतलब रुझान पैदा किया ना लोगों के दरमियान। तो खैर मंटो का ये ख्याल है, मैंने मंटो के ख्याल को देखा। मुख्तसर अफसाने की रिवायत तो वहीं से शुरू होती है जहाँ से किस्से कहानियों ने जन्म लिया, कि जहाँ से किस्से कहानियाँ बनना शुरू हो गई। उन्होंने ये रखा कि यार मेरे ख्याल में ये है कि ये किसी की मिरास नहीं है, ये कहें कि हम ये जनाब गोरे की कहानी है, ये जनाब काले की कहानी है, ये इस तरह की बात नहीं है। ये तो उधर से शुरू हुआ हुआ है जहाँ से हमें किस्सा कहानियों ने जन्म लिया है। मैं एक थोड़ा सा जो नज़र आता है, यानी कि बड़ा अजीब सा होता है, रोमानवियत जो है उसमें से हम ढूंढ रहे हैं जनाब नौबादती असरात। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा, अगर आप इजाज़त देते हैं। थोड़ा सा खुश्क सा है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब कोई किरदार किसी से मोहब्बत करता है, ख़ास तौर पर उर्दू अफसाने में जो हम दिखाते हैं, तो वो सिर्फ एक इंसान से नहीं, एक अहद से, एक तहजीब से, और कभी कभार अपनी खुदी से भी इश्क कर रहा होता है। यानी वो खाली एक फ़र्द से नहीं कर रहा है। ये रोमांटिसिज्म पर बड़ा इल्ज़ाम है और बड़ी इसकी लंबी चौड़ी तारीख है। मेरे ये थीसिस में इसको बहुत मैंने पूरी दुनिया में देखा है जहाँ जहाँ ये तहरीक चल रही थी। यानी रोसो से शुरू होती है, अफलातून भी इसमें मामला कर रहा है, और बिल्कुल आगे चलते चलते ये हमारे जो मशाहिर हैं या हमारे जो फुकरा हजरात हैं जिन्होंने दीनी असरात किए, ये यहाँ तक हमें मिलती हुई नज़र आती है। और इधर के हिंदू जो हजरात थे जिनके नाम आप उनका बाकायदा डाटा है बहुत लंबा चौड़ा, वो मैंने सारा शामिल किया है। अगर टाइम मिलेगा किसी दिन तो वो भी मैं आपके साथ करूंगा। उसमें आर्या तहजीब किस तरह थी, द्रावड़ी किस तरह थे। यानी कि देखिए कृष्ण और वो जो पांडवों की जो लड़ाई है वो गोरे और काले की है। यानी यहाँ भी ये चीज़ मौजूद है, आप अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि वो द्रावड़ी माँ से था, काला था,
तो उसको जनाब वतन बदर कर दिया उन्होंने बाकायदा। खैर बड़ी एक लंबी चौड़ी जंग है और वो प्रेम को लेकर चले हैं, यानी वो भी उस वक्त प्रेम को लेकर चले, और पांडव जो है अकल के साथ चले हैं और जनाब बड़ी सियानत के साथ चलने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर तारीख ने उनको जिस तरह किया है मस्क वो आपके सामने है। खैर जी मैं आपके साथ ये करता हूँ शेर। माबाद नौबादती नज़रिया, नौबादी ने ज़ुबान, जज्बात और रिश्तों के इजहारी सांचे बदल दिए। खाली ये नहीं कि हमारी सियासत को बदला, हमारी और चीज़ों को बदला, हमारी बुनियादी इक़दार को जो है वो उसमें छेड़खानी कर दी। नौबादियाती ताकतों ने मोहब्बत जैसे खालस जज्बे को भी अखलाकी पाबंदियों, तबकाती दर्जा बंदी और ज़ुबान की तहकीर के ज़रिए मुतासर किया। बेशुमार मंटो के अफसाने, बेशुमार जनाब बेदी के अफसाने, हमें कृष्ण चंद्र के अफसाने मिल जाएंगे जिसमें जनाब तबकाती मामलात मौजूद है। लड़की जो है वो हिंदुओं की नीचे वाली दलत से है और ऊपर वाले जनाब वो बेदी ख़ानदान से है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। हिंदुओं के आपस में मामला अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो तकसीम इन्होंने बनाई है उसके बड़े बुरे असरात हमारी ज़िंदगियों पर पड़े हैं, हमारे ख़ानदानों पर पड़े हैं और हमारी तहजीब व सकाफ़त पर पड़े हैं। खैर जी ये हमें इसमें नौबादती नज़रिया जो है ये लगता है इसके ऊपर यही वजह है कि इसको मैंने इसकी जांच की है। उर्दू अफसाने में रोमान, तहजीबी ज़ख्म या इंसानी ज़रूरत, कृष्ण चंद का अफसाना मोहब्बत की शिकस्त बहुत बड़ी मिसाल है, उसमें मोहब्बत की शिकस्त होती हुई दिखाई है। यहाँ मोहब्बत एक दही लड़की और शहरी नौजवान के बीच है। ये जो शहर का बाकायदा वो मेट्रोपॉलिटन शहर पैदा किया उन्होंने, गैर फितरी नहीं हुए ये। अगर फितरी बने होते तो बड़े ज़बरदस्त बने थे। अगर हमने इनकी प्लानिंग की होती, हमने प्लानिंग की होती यहाँ बड़े सगीर के लोगों ने, तो ये बड़े शानदार बनने थे। क्योंकि इन्होंने उस तरह किया, इनका मतमा नज़र इक्तिसादी था, सिर्फ यहाँ से लूट खसूट करके लेके जाना है, बस बुनियादी मामला ये था। बाकी वो ज़ाहरी तौर पर जिस तरह होता है हम वो मेकअप करते हैं, सारा मेकअप किया हुआ इन्होंने। मगर ये रिश्ता तहजीब की जंग में हार जाता है। मंटो के किरदारों में मोहब्बत की शिद्दत बड़ी गहरी है, बहुत ज़्यादा है, मगर समाज इसे या तो जुर्म समझता है या गैर फितरी। ठंडा गोश्त में एक लम्हे की मोहब्बत पूरी खलाकियात को खा जाती है। यानी कि हम समझते हैं खाली वो कहानी बना रहा है, दिखा रहा है, नहीं भाई, वो हमें बताता है तहजीब का इन्हदाम कैसे हो रहा है, ये जो नौबादियात का असर है हम पर किस तरह आ रहा है। क्योंकि मैंने तो ऐनक वो लगाई हुई है, लेकिन ये एक बाकायदा सबूत भी मौजूद है, दलाइल भी मौजूद है। ज़ुबान, मोहब्बत की नौ आबादियाती ग़ुलामी। उर्दू अफसाना कभी फ़ारसी मोहब्बत से मुतासर होता है तो कभी अंग्रेज़ी अखलाकियात से। हमारा अपना वजूद कहाँ पर है? मेरी मोहब्बत या बड़े सगीर वालों की या हिंदुस्तानी मोहब्बत कहाँ पर है? इश्क का किरदार अक्सर नौबादती निज़ाम में होता है, ज़ुबान बेज़ुबान हो जाता है। ये इश्क का किरदार अक्सर नौबादती निज़ाम में बेज़ुबान हो जाता है कि ना उसे अपनी तहजीब पर फ़ख्र रहता है, ना नई तहजीब में जगह मिलती है। तो ये हम ग़ुलामी करने की वजह से, ज़ुबान आने की वजह से, फ़ारसी भी सर, और फ़ारसी ने भी जो हम पर असरात छोड़े वो भी ऐसे ही हैं, वो भी अदर्स हैं, वो भी हमारे लिए अदर्स हैं। हमारे लिए जनाब ये जो गोरे हैं ये भी अदर्स हैं, हमारे लिए मुग़ल भी अदर्स हैं। जो यहाँ की जो कास्ट थी, जो द्रावड़ी थे, आर्याई थे, उनके लिए हम अदर्स हैं। खैर आर्या के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है। रुमान बतौर मज़ाहमत, रुमानवी अफसाना सिर्फ महबूब से वसाल की बात नहीं करता बल्कि नौ आबादियाती शऊर से इनकार की शक्ल इख्तियार करता है। असमत चुगताई का लिहाफ देखें जनाब, उसमें जो मोहब्बत ना सिर्फ सिनफी बंदिश तोड़ती है बल्कि नौ आबादियाती मर्दाना इक़दार को भी चैलेंज करती है। जो वो दिखाए हुए उन्होंने, आप देखें कितना बारीक है कि वो सारा जो मामला, वो नवाब वाला मामला है, गोरे ने अनायत किया है, थमाया है, नौ दौलतिया है, वो साफ ज़ाहिर हो रहा है वो नौ दौलतिया है। तो यही जो है वो असमत दिखाना चाहती है कि जनाब देखें इसमें वो किस तरह वो मतलब वो वाले मामलात को डील कर रहा है और मुझे दूर रखा हुआ है। फिर वो भी उस तरह इंडल्ज हो जाती है, उसमें मुतासर होती है। तकसीम कौम और मोहब्बत, राजेंद्र सिंह बेदी का लाजवंती, ये अफसाना शायद अगर आपने पढ़ा, क्योंकि अफसानों का अंबार मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है जिनके मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं। तो खैर लाजवंती एक औरत का रोमान है, उसकी कौम से अलग नहीं है बल्कि वहाँ मोहब्बत इज्तिमाई शनाख्त के ज़ख़म से बंधी है। यानी कि वो पूरा ही नहीं कर पाती क्योंकि वो तकसीम कर दिया उन्होंने हमें। तकसीम करने की वजह से एक जनाब एक जो गैरत नाम की चीज़ हमारे अंदर पैदा हो गई है। हालांकि ये पंजाब देखें आप, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, हीर रांझा को देखें आप कि वो दूसरे की बेगम को भगा, यानी रोमान का इतना गहरा असर है कि अगर यार पसंद नहीं ना गया उनको तो छोड़ देना चाहिए। तो वो हमारे घरों में पड़ी जाती रही है।
आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितना मामला मौजूद था, लेकिन गोरे के आने की वजह से इखलाकी पैराए और गैरत के नाम पर और जनाब ये सारा उन्होंने उभारा, हमें उन्होंने ये इसमें तकसीम किया, वो शनाख्त पकड़ाई जिसकी वजह से आज वो बीज बो दिए कि आज आप देख सकते हैं कि हमारा माशरा किस तरह का बना हुआ है। खैर, रुमान बतौर मज़ाहमत, रुमानवी अफसाना सिर्फ महबूब से वसाल की बात नहीं करता बल्कि नौबादती शौर से इनकार की शक्ल इख्तियार करता है। इसमत चगताई की मैंने बात कर दी, तो वो रुमानवी अफसाना दरअसल एक ऐसी राहदारी है जहां दिल के रास्ते तारीख, तहजीब और ताकत के गुजरगाह बनते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। खाली ये नहीं कि उसमें जनाब रुमान की बातें ही होंगी, हमें वो तारीख को भी समझाता है, हमारी तहजीब के साथ भी वो मामला करता है, और ताकत का गुजरगाह यानी ताकत किस तरह की है और उसके असरात किस तरह के हैं वो भी हमारे सामने लेकर आता है। मोहब्बत अफसाने में सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक तहजीबी गवाही है। ये गवाही बताती है कि चाहे नौबादियात ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, दिलों की ज़मीन भी आज हमारी ही है। उसकी मिसाल है जनाब खारस्तान और गुलस्तान। ये सैयद सजाद हैदर यल्दरम साहब का अफसाना है, जो इस पर मैंने बड़ी गहरी बात की है। खैर, वो आगे चलकर इस पर मैं बड़े अच्छे तरीके से बात करूँगा। उस पर हमें ये नज़र आता है कि वो इतने ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। कल पुरजे थे वो नौबादती निज़ाम के, उसके बावजूद उनके अंदर जो वो घुटन का एहसास और इस्तेहसाल का एहसास था, उसको उन्होंने बाहर निकाला। उन्होंने सारा ज़मानों मकान तब्दील कर दिया। लेकिन अगर आप गहरी नज़र से देखें, प्रेम की नज़र से देखें, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, उन्होंने खारा को किस तरह बनाया, शेर को किस तरह दिखाया है, वहाँ औरत किस तरह बना दी, यानी 10,000 साल पहले की बात कर दी, छोड़ दिया सारा कुछ, यहाँ से निकल गया, अब कौन पकड़ेगा उनको। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने सारा मामला किया। खैर, करते हैं बात। तो मेरा ये सवाल है, मैंने ये एकेडमिया के लिए बनाया, क्या रुमानवी अफसाने को माबाद नौबादती तनाज़र में पढ़ना ज़बरदस्ती की ताबीर नहीं है? ये नज़रिया सिर्फ जवाब है, ये नज़रिया सिर्फ साम्राज्य हुकूमत तक महदूद नहीं बल्कि रोज़मर्रा जहनी, लसानी और शनाख्ती असरात को भी समझने का जाविया फराहम करता है। मोहब्बत चूँकि सबसे ज़ाती जज्बा है, इस पर साम्राज्य का असर और भी गहरा होता चला जाता है। मंटो कृष्ण चंद्र, असमत चुगताई जैसे अफसाना नगारों ने मोहब्बत को गैर रोमानवी अंदाज में क्यों दिखाया है? बड़ा कीमती सवाल। वाकई यहाँ पर आपको मोहब्बत उस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह बाकी लोगों के यहाँ मिलती है कि जनाब वो लड़का आ रहा है, लड़की के साथ वो प्यार कर रहा है, इसको मोहब्बत की बातें हो रही हैं, उनकी शादी हो जाएगी। इस तरह की कतन वो बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आपने लिहाफ में भी देखा है, आपने और भी इवन कि इसमत चुगताई के यहाँ, कृष्ण चंद्र के यहाँ ऐसा क्यों है? यही उनकी हकीकत पसंदी और मज़ाहमत है। नौबादती माशरे में जहाँ इक़दार बिगड़ चुकी थी, मोहब्बत भी खालस, पकीज़ा और मसाली रहने की बजाय ज़ख़म, इंतशार और मज़ाहमत की लामत बन गई है। ये वाक़तन ऐसा हुआ था उस वक्त कि माशरे के अंदर बजाय सुकून पैदा होने के जनाब ये जो चीज़ें हैं, ज़ख़म, इंतशार और मज़ाहमत की लामत, एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द पर यकीन ही नहीं था। जो जिद्दत आ रही थी और जो मशीन टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा था, जो नए ख्यालात आ रहे थे, हमें अफसानों में जा बजा ये चीज़ें मिलती हैं। क्या रुमान को मज़ाहमत कहना इसकी लताफत कमज़ोर नहीं करता? लताफत और मज़ाहमत एक दूसरे की ज़िद नहीं बल्कि बाज़ औक़ात लतीफ़ अंदाज में की गई मज़ाहमत ज़्यादा पायदार और पुरअसर होती है। उर्दू अफसाना इस बात की बेहतरीन मिसाल है। यानी कि ये हम समझते हैं कि जनाब मज़ाहमत और चीज़ है, लताफत और चीज़ है। अगर लताफत के साथ मज़ाहमत की जाए तो वो ज़्यादा पुरअसर। उसकी यही है कि देखिए, कनपट्टी पर किसी ने पिस्टल नहीं रखा है। हम जो है अफसानों को पढ़कर अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर यार हिकमत अमेज़ बातों का जो है वो शामिल होना शुरू हो गया, हमारा हिस्सा बनना शुरू हो गया, हमारी ज़ात का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो ये बड़ा गहरा असर छोड़ती है जनाब रोमानवियत। क्या मौजूदा अफसाना भी माबाद नौबादती इश्क पेश करता है? जी हाँ, जदीद अफसाना नगार अब शनाख्त, कौम, मजहब और आलमी सियासत को इश्क के ज़रिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। नई नस्ल के अफसानों में मोहब्बत सरहदों, तबकाती फ़र्क और सिनफी शनाख्त की लड़ाइयों से जुड़ी हुई है। तो ये इसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जिस तरह देखिए इंडिया और पाकिस्तान के मतलब मर्दों हजरात की शादी होती है और बाहर दुनिया में भी उस तरह का मामला चल रहा है। तो ये इस तरह नहीं है कि ये हो नहीं सकता, इस तरह भी मामला चल रहे हैं। क्या उर्दू में कोई ऐसा अफसाना है जो सिर्फ रोमानवी हो और नौबादती तनाजुर से पाक हो? ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुझे बगर बहुत कम है। उसकी वजह क्या है? मुझे तो इस तरह का कोई भी नहीं मिला, क्योंकि नौबादती असरात इतने तह दर तह हैं कि चाहे मुसन्नफ़ शौरी तौर पर
चाहते हुए, मतलब चाहे कि यार मैंने नहीं 9 इबादती असर को आने देना, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है। अफसाने की ज़ुबान जो हमारे रवैये या हालात में वो असरदार आता है, चला ही आता है, जिस तरह मर्जी करें। जब आप ज़मान और मकान को लेकर आएंगे, या तो फिर राह फरार अख्तियार करें कि यहाँ से कहानी को पीछे ले जाएं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए संभालना ज़मान व मकान के बगैर। तो ज़मान व मकान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पाँव ज़मीन पर लगेंगे तो कहानी बन सकती है। आप खला में कहानी को नहीं दर्शा सकते, ना समझा सकते हैं, ना ही वो हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अर्श वालों के साथ है, हो सकता है उनका ताल्लुक हो तो वो किया जा सकता है। खारस्तान गुलस्तान, इस अफसाने में यल्दरम अनारकी से हद दर्जा खौफजदा है कि यार ये लड़ाई ना जन्म ले ले, हमारे खिलाफ बातें ना हों, अदीबों को ये एक नई सिंफ है, मैं लिखने जा रहा हूँ। बल्कि उन्होंने कहा जी ये मेरा है। शुरू में तो उन्होंने कहा था ये मेरा नहीं है, मैंने तर्जमा किया है, लेकिन बाकायदा इनका था, ये बाकायदा अफसाना इनका लिखा हुआ है। 10,000 साल कबल का माजरा, बहरे हिंद में एक जजीरा जो नापैद हो चुका है, यानी उसका वजूद भी ख़त्म कर दिया, ना कोई वहाँ उसको ओन करने वाला, ना कोई काबज है, ना कोई और जगह है। ज़मानो मकान के चुनाव में बड़ी एहतियात बरती है इन्होंने। इस्तेमारी माहौल से आज़ाद, कहीं दूर, मगरबी कल्चर से मुतासर होने के बावजूद सर सैयद अहमद ख़ान के नज़रियात और रुझानात के बरक्स बरतानवी साम्राज्य को बरसगीर के देसी बशिंदों के वास्ते किसी भी तौर बायस रहमत तसव्वुर नहीं करते थे। हालांकि वो उन मशीनरी का हिस्सा थे, लेकिन उनकी मोहब्बत जो थी बरसगीर के साथ बहुत गहरी थी। कोई असरे हयात नहीं, ये आलम है खारा बदबख्ती की इलामत है, यानी कि वो बनाता है बदबख्त है जनाब। बारासिंगा बरसगीरी देसी बशिंदा है। लूमड़ी गद्दारे वतन माशरती और सियासी एतबार से मीर सादक का किरदार अदा करती है। तेंदुआ को सियासी अफराद जो नौबादकारों से कबल हिंदुस्तानी सियासी नज़म संभाल रहे थे। तेंदुए को जो दिखाया गया उसमें शेर की छुपी सूरत बरतानवी साम्राज्य की सी है, जिसने लूमड़, बारासिंग और तेंदुए को अपने जुस्से के हिसाब से मात दी है। यहाँ शेर की ताकत से मुराद इल्म की ताकत लिया गया, जबकि प्रेम करने वालों ने शेर की ताकत को चैलेंज किया, प्रेम के मुखालफ जाकर हौसले, जुर्रत और ताकत से दिया। प्रेमी खारा ने शेर को मार गिराया। बहुत ही उम्दगी से यल्दरम देसी बशिंदों को रद्द इस्तेमाल की जाना मोड़ रहे हैं। सर सैयद और इनके रफ़क़ा की तर्ज पर अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दन से मरूब नहीं रहे। ये इसमें एक बड़ा अहम मामला है कि वो इसमें अगर आपने पढ़ा है अफसाना तो बड़ी अच्छी बात की जा सकती है, आपको ये मेरी सारी बात समझ आएगी। ये एक मैं नया तनाजुर इसमें लेकर आया हूँ कि जनाब जो शेर को मात दी है, क्योंकि अंग्रेज़ भी शेर के साथ ना, उनकी जितनी भी चीज़ें थी वो शेर के साथ उनको इन्होंने जोड़ी हुई थी।